आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 12 सितंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे कतर पर हमले के बाद यूएई का थप्पड़, इस्राएली एम्बेसडर तलब, यमन का पलटवार, हूथीज ने मिसाइल और ड्रोन से इसराइल को दहलाने का किया दावा, नेतन्याहू को घर में ही लगा झटका, बेटे अवनेर की सगाई टूटी, ईरानी हमले से शादी खिसकने और झगड़े बढ़ने की खबर, नेतन्याहू की सिक्योरिटी पर उठे सवाल, यरूशलेम में फिर हो गया हमला, यूएनजीए में हमास फ्री फलस्तीन पर वोटिंग, 2 स्टेट हल को भी मिलेगी नई सांस, ट्रंप हुए नेतन्याहू से टेढ़े, क्या उठ सकता है नेतन्याहू से मेहरबानियों का आंचल, और ईरान का बड़ा ऐलान, कहा आईएईए से अब पहले जैसा नहीं होगा ताउन। करते हैं शो की शुरुआत। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को आज 4 से 5 बड़े झटके लगे हैं। सबका एक एक करके जिक्र करेंगे। ऐठ दिखाने वाले नेतन्याहू के लिए पहला झटका यह है कि अबू धाबी ने इसराइली एम्बेसडर के कान ऐंठे हैं। कतर पर इसराइल के हमले का असर अब सीधे खाड़ी में दिख रहा है। अमीरात यानी कि यूएई ने इसराइल के एम्बेसडर को तलब किया है। दरअसल मंगल को दोहा में हमास के नेताओं को निशाना बनाने वाली इसराइली स्ट्राइक ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। पहले ही वेस्ट बैंक को हथियाने की इसराइली प्लानिंग पर यूएई ने वार्निंग दी थी कि ये उनके लिए रेड लाइन है, ऐसा करने का सोचना भी नहीं। लेकिन नेतन्याहू ने तो आग में घी डाल दिया, धमकी दी कि या तो कतर हमास लीडर्स को निकाल दे या फिर उन्हें सजा दे, वरना हम सजा देंगे। यानी एक तरफ हमले की मजम्मत हो रही थी, दूसरी तरफ इसराइली प्राइम मिनिस्टर धमकी पर धमकी देने पर उतर आया। यूएई, जिसने कि अब्राहम अकॉर्ड के जरिए 30 साल बाद इसराइल से ताल्लुक सुधारे थे, उसने नेतन्याहू की इस बयानबाजी को दुश्मनाना बताया और कहा कि अब्राहम अकॉर्ड्स मिट्टी में भी मिल सकते हैं। इस वक्त यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद पूरे खाड़ी मुल्कों में, पूरे गल्फ के खलीज के मुल्कों में दौरा कर रहे हैं ताकि इसराइल के हमले पर अरब मुल्कों की एकजुट पोजीशन तय की जा सके। और इसी बीच इसराइली एम्बेसडर तलब हो गया। पूछा कि क्या चाहते क्या हो, ये बताओ ना, बताओ कि इतना फैल क्यों रहा है नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक और बड़ा झटका यमन से आया। यमन में तबाही मचाने के बावजूद हूथीस के हमले नहीं रुक रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यमन ने इसराइली फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। यमनी आर्म फोर्सेस ने ऐलान किया है कि उन्होंने इसराइली कब्जे वाले इलाकों पर कामयाब मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। यह हमला फ़लस्तीनी आवाम की हिमायत में किया गया। हूथीस की फोर्स के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने दावा किया कि उनकी मिसाइल यूनिट ने सुपरसोनिक मिसाइल पैलेस्टीन 2 दागी, जिसने नेगेव रीजन में इसराइली फौजी टारगेट को हिट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के वक्त हजारों की तादाद में सेटलर्स शेल्टरों में छुपने को मजबूर हो गए। साथ ही याहिया सारी ने इसराइल के रमोन एयरपोर्ट और नेगेव के फौजी टारगेट पर 2 ड्रोन से टारगेट हिट करने का दावा भी किया। हूथीस फौज ने कहा कि ये हमले गजा में इसराइल की जंग और यमन के खिलाफ इसराइली जुल्म का जवाब है। जनरल याहिया सारी ने दोहराया कि यमन हर हाल में फ़लस्तीनियों का साथ देगा और इसराइल को हर दुश्मनी का जवाब मिलेगा। बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक और बड़ा झटका उसके खुद के घर से आया। बेटे अवनेर की शादी नहीं होगी, अब सगाई टूट गई है। गजा और ईरान पर हमले, जंग की आग और सियासी हलचल के बीच अब बेंजामिन नेतन्याहू के घर से बुरी खबर आई। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के छोटे बेटे अवनेर नेतन्याहू और उसकी मंगेतर अमित यारदानी ने अपनी सगाई तोड़ दी है। इससे पहले 2 बार उनकी शादी टल चुकी थी। शायद हमने आपको बताया था, शायद आपको याद हो। पहले लेबनान के साथ जंग और रॉकेट हमलों की वजह से दोनों की शादी टली। फिर ईरान पर इसराइली हमले के बाद जब ईरान ने मिसाइलें दागनी शुरू की तो नई मिलिट्री गाइडलाइंस बन गई कि भाई ज़्यादा जमावड़ा नहीं लगेगा, ज़्यादा फंक्शन नहीं होगा। तो लड़की बोली कि अरे यार, ज़िंदगी का बड़ा दिन है हमारे, कैसे नहीं होगा, तो शादी टल गई। और अब आखिरकार दोनों ने रिश्ता ही ख़त्म करने का फैसला ले लिया, इतनी टालम टोली के बाद। सोर्सेज के मुताबिक और इसराइली मीडिया के मुताबिक इस फैसले के पीछे लगातार झगड़े और अवनेर की ब्रेक लेने की चाहत रही। नेतन्याहू जंग से ब्रेक नहीं ले रहा, बेटे ने ले लिया। ये शादी वैसे भी सियासी बवाल की वजह बन गई थी। मुखालफिन ने ऐलान किया था कि शादी के दिन नो होस्टेज नो वेडिंग के नारे के साथ प्रोटेस्ट करेंगे। मजम्मत की वजह यह भी थी कि जब गजा जल रहा है तो प्राइम मिनिस्टर के बेटे की शादी और शाही शादी कैसे हो सकती है, और जब तक होस्टेज घर नहीं आ सकते
ये वलीमे और ये शादियां क्यों होगी? यानी नेतन्याहू को अब सियासत से लेकर घर तक हर मोर्चे पर झटके ही झटके लग रहे हैं। इसीलिए मैंने थोड़े झटकों में पढ़ा इसे। नेतन्याहू के लिए एक और झटका। आप कहेंगे कितने झटके? बहुत से झटके। यरूशलेम के पास फिर से हमला हो गया। आज यरूशलेम के नज़दीक एक होटल में चाकूबाजी का हमला हुआ। इसमें 2 लोग जख्मी हो गए। हमले में एक 50 साल का शख्स सीरियस हालत में है, दूसरा 23 साल का नौजवान है, वो भी जख्मी है। हमलावर की पहचान शुआफत रिफ्यूजी कैंप के रहने वाले एक अरब नौजवान के तौर पर हुई है, जो होटल में बर्तन धोने के लिए कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के तौर पर काम करता था। होटल में ठहरे एक ऑफ ड्यूटी पुलिस ऑफिसर ने उसे काबू करके गिरफ्तार कर लिया। अभी पता नहीं चल सका है कि हमले की वजह क्या रही, क्यों किया उसने। नेतन्याहू पहले ही गजा और कतर के मसले पर सियासी तौर पर घिर चुका है। ऐसे में यरूशलेम के पास हुआ ये ताज़ा हमला उसकी मुश्किलें और बढ़ा सकता है, क्योंकि अब इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वैसे इस हमले को वेस्ट बैंक में लगातार हो रही गिरफ्तारियों और हमलों के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है कि वहाँ के नौजवान अब बेहद गुस्से में हैं। नेतन्याहू के ख्वाब को एक और झटका लगा है, लेकिन ये खबर हमास के लिए भी झटका है। हालांकि हमास इस पर राजी होगा, क्योंकि इससे इसराइल की फ़लस्तीनी ज़मीनों पर दादागिरी ख़त्म होने के इशारे मिलते हैं और एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के भी। यूएन जनरल असेंबली में हमास फ्री पैलेस्टाइन पर आज वोटिंग तो ज़रूर होगी, लेकिन यहीं से आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का भी रास्ता निकलेगा। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी कि UNGA आज न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन पर वोटिंग करने जा रही है। ये एक ऐसा प्रपोजल है जो फ़लस्तीन और इसराइल के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन को नई जान देने की कोशिश है, लेकिन इसमें हमास को बाहर रखने की बात मेंशन है, यानी हमास फ्री, ऐसी रियासत, ऐसी हुकूमत जिसमें हमास का कोई काम नहीं होगा। डिक्लेरेशन कहता है कि हमास को सारे होस्टेजेस को छोड़ना होगा। साथ ही ये ऐलान करता है ये डिक्लेरेशन कि गजा की जंग को ख़त्म करने के लिए एक कलेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है, ताकि एक इंसाफ पसंद और परमानेंट हल निकले, जो सिर्फ और सिर्फ 2 कौमी हल यानी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के सही अमल पर खड़ा हो। सबसे अहम बात यह है कि यह डिक्लेरेशन हमास को गजा की हुकूमत से हटाने की मांग करता है। इसमें साफ लिखा है कि हमास को अपने हथियार पैलेस्टीनियन अथॉरिटी यानी महमूद अब्बास के हवाले करने होंगे, और ये पूरा काम इंटरनेशनल एंगेजमेंट और सपोर्ट के साथ होना चाहिए, यानी दूसरे मुल्क इसकी निगरानी करेंगे, ताकि आखिरकार एक मुकम्मल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत वजूद में आ सके। हमास इसके लिए राज़ी हो जाएगा, क्योंकि उसने जो हमला किया 7 अक्टूबर 2023 को, उसकी एक वजह यह भी थी। ये वोटिंग 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में होने वाले बड़े यूएन समिट से पहले हो रही है, जिसे सऊदी अरब और फ्रांस मिलकर को चेयर करेंगे 22 सितंबर को। उसमें फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर कौन कौन तस्लीम करता है, इसको लेकर वोटिंग होगी। फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रों पहले ही वादा कर चुके हैं कि वो इस समिट में फ़लस्तीन को ऑफिशियल तौर पर एक मुल्क की हैसियत से तस्लीम करेंगे। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी भी ऐसा ही करे। खबरें आई हैं, बस खबरें हैं। खबर के तौर पर सुनिएगा कि ट्रंप भी नाराज हैं। उन्हें नेतन्याहू पर शक है कि कतर पर किया गया हमला दरअसल सीज़ फायर को पटरी से उतारने की चाल है, जो सीज़ फायर ट्रंप चाहते हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें अब अमेरिका तक पहुंच गई हैं, खुद इसराइली मीडिया कह रहा है। अमेरिका की एक सियासी वेबसाइट पॉलिटिको के हवाले से यह खबर लिखी गई है। इस खबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम को शक है कि नेतन्याहू ने दोहा पर जो हमला करवाया वो दरअसल हमास से चल रही सीज़ फायर बातचीत को बिगाड़ने की कोशिश थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि मंगल को उस हमले के बाद से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की झुंझलाहट और ज़्यादा बढ़ गई है। व्हाइट हाउस के करीबी हलकों से जुड़े एक शख्स ने कहा कि हर बार जब बातचीत आगे बढ़ती है सीज़ फायर की, तब नेतन्याहू किसी न किसी को बम से उड़ा देता है। अमेरिकी अफसरों को लग रहा है कि इस बार भी नेतन्याहू ने जानबूझकर दोहा में हमास लीडर्स पर स्ट्राइक करवाई, जानबूझकर ही करवाई, ताकि बात आगे ना बढ़ सके। ये मानना है अमेरिकन ऑफिशियल्स का। पहले ही कतर, UAE और यूरोप ने इस हमले की मजम्मत की है, और अब अमेरिका के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, तो नेतन्याहू के लिए डिप्लोमेटिक झटका बेहद भारी साबित हो सकता है। याद रखिएगा कि अमेरिका में एक लॉबी नेतन्याहू को बिल्कुल पसंद नहीं करती, और ट्रंप को ऐसे लोगों का भी ख्याल रखना होगा अमेरिकी प्रेसिडेंट के तौर पर।
ईरान से भी एक खबर है जहां से एक बड़ा बयान आया है कि IAEA से ताउन यानी कि कॉपरेशन अब पहले जैसा नहीं होगा। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो, लेकिन वो वैसा नहीं होगा दोस्त। ईरान के वजीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने साफ कह दिया कि मिस्र में हुई डील के बाद ईरान और IAEA का ताउन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, खासकर अमेरिका इसराइल की जंगजू हरकतों के बाद, उनके हमलों के बाद। काहिरा और ट्यूनीशिया के दौरे से लौटने के बाद अब्बास अरागची ने एक ईरानी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए बताया कि मिस्र की कोशिशों से IAEA और ईरान के बीच एक नई कॉपरेशन डील हुई है। किसकी वजह से? मिस्र की कोशिशों की वजह से। इसके अलावा जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों मुल्क UN की पुरानी पाबंदियों को दोबारा लागू करने यानी कि स्नैप बैक मैकेनिज्म की धमकी भी दे रहे हैं। अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान, रूस और चाइना ये समझते हैं कि यूरोपियन मुल्कों के पास स्नैप बैक मैकेनिज्म लगाने का कोई हक नहीं है। उनका यह कदम गैर वाजिब और नामुमकिन शर्तों पर बेस्ड है। अरागची ने कहा कि हमारा IAEA से ताउन यूरोपियन शर्तों से अलग मामला है। NPT के मेंबर होने की हैसियत से हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं और इसमें हमें फ़ायदे भी मिलते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ज़ोर देकर कहा कि ईरान बेवजह दबाव और नाइंसाफ़ी की शर्तों को कभी मंजूर नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ खबरें थी जो साफ गोई से आपके सामने रख दी हैं। उम्मीद करते हैं कोशिश आपको पसंद आई होगी। मेरी इल्तिजा है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए, ताकि आपको हिस्ट्री और प्रेजेंट दोनों को मिलाकर देखने को मिले कि गज़ा में आखिर क्या हो रहा है। गज़ा में एक एंटी इस्लामिक यानी इस्लाम विरोधी बाइकर गैंग भेजा गया है जो कि सिक्योरिटी का काम संभाल रहा है, जिसके हाथ में बंदूकें हैं और ये राशन बांटने वाले सेंटर्स पर तैनात हैं और वहाँ पर लोग रोज़ मरते हैं, गोली चलती है। इन्हें क्यों भेजा गया? इनकी स्टोरी समझिए और जो इनके सीनों पर गुदे हुए हैं नंबर और जो इनके चेहरों पर वगैरह बदन पर टैटूज़ बने हैं, उनका ताल्लुक सन 1095 ईस्वी से लेकर सन 1099 ईस्वी तक जो पहला क्रूसेड हुआ था मुसलमानों और यहूदियों के ख़िलाफ़, एक बड़ी जंग जिसमें बड़ा कत्लेआम हुआ और अल-कुद्स शहर और मस्जिद अल-अक्सा वाला शहर कब्ज़ा लिया गया, वो उस क्रूसेड के टैटू इन्होंने क्यों बनाए हैं? हिस्ट्री भी मिलेगी, प्रेजेंट भी मिलेगा, उसे जाकर देखिएगा। बड़ा अहम स्पेशल शो बनाया आप सबके लिए। सलामत रहिए, खुश रहिए।